डियर स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और 2024 में जो आपका बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम देना है उसका तैयारी आप बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। एक और नए वीडियो में हाजिर होने का मकसद यह है कि इस वीडियो में हम आप लोग को आज बताने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें से आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि हमने हिस्ट्री का बहुत सारे डाला है वीडियो ऑब्जेक्टिव का, इसके बाद आपका ज्योग्राफी का डाला है, हिंदी का डाला है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का डाला है। भर भर के आप लोगों ने हिस्ट्री पर प्यार दिया और आप ही लोग के कमेंट में आया कि सर और सा सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न रेगुलर दीजिए, तो इसी के डिमांड पर हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो आपका पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है क्लास 12th का। इसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको जो बिहार बोर्ड 2024 में जो आप परीक्षा दीजिएगा, जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इसमें हम किस प्रकार से आपका लेकर आए हैं, तो देखिए, आपको चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आपका सर्वज्ञान आर्ट्स क्लासेस आपका यह है यूट्यूब चैनल। इसमें देखिए किस प्रकार से लिखा गया है कि राजनीतिक शास्त्र का ये सभी प्रश्न 2024 में होने वाले बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बिल्कुल सही लिखा गया है और आपके भविष्य के लिए ही लिखा गया है। आप केवल वीडियो के अंत तक देखें, क्योंकि हम वीडियो में आपको पूरी तरह से ऑप्शन से रिलेटेड जो रहता है वो सारी बातों को इफेक्ट बताते हैं का कोशिश करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके हमारे हौसला को बुलंद करने का काम करिएगा, तभी हमें इतना मोटिवेट मिलता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था। इसमें पहला क्वेश्चन है बाबू आपका कि इसमें कहा कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। तो राज्यपाल का पद ये भी बाधा ही है। 356 ये आपका राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है 356 के द्वारा। इसके बाद राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखिए, राष्ट्रपति को विशेषकर अधिकार दिया जाता है 3 प्रकार से, 3 शक्ति है। वो है आपका 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और 360 अनुच्छेद। ये आपको कोई हर हाल में याद रखना है। सब भारतीय संविधान में आपको दिया गया है 352 जो अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात लगाता है और राष्ट्रपति शासन लगाने का काम 356 अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद वित्तीय आपात लगाने की कोशिश भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 360 के अनुसार। सबसे ज़्यादा अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है भारत में। इसके बाद आपका वित्तीय आपात अभी तक भी नहीं लगा है, ये भी आपका क्वेश्चन हम बता दिए। चलिए देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। माय डियर स्टूडेंट, मेरा प्रिय स्टूडेंट, माय छात्र, आप मेहनत करते रहिए बढ़िया से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने कमेंट में जरूर करके लिखें कि आपका कितना नंबर आता है। अगर इसमें 100 में से आपको 50 बनाना है, 50 में से आपका 45-46 नंबर आ रहा है, तो आपका कट ऑफ बहुत अच्छा जाएगा, आपका अच्छा मार्क्स लाइएगा, ये मेरा वादा है। वीडियो पर देखिए, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत के संविधान यानी संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो मौलिक अधिकारों की जो चर्चा किया गया है ये भाग 3 में किया गया है। कितना में? भाग 3 में। पता है आपको कि भाग 3 जो है इसे आपका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है और इसी में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है यह किस देश से लिया गया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किस देश की सहायता से लिया गया है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर की, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है यानी पर्यावरण से, महिला अधिकारों से, मानवाधिकारों से। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण से यह संबंधित है। किससे? पर्यावरण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था। तो मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? तो दिसंबर 1971 में किया था। कब किया था? दिसंबर 1971 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं। ये बांग्लादेश को पहले आपका पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान से यह बांग्लादेश बना। किसके नेतृत्व में बना? तो यह बना था आपका मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। मुजीबुर रहमान वहाँ का एक बड़े नेता के रूप में बाहर निकल कर आए और बांग्लादेश को बनाने में कामयाबी हासिल की। अभी जो वर्तमान में जो वहाँ के प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, जिसका नाम है आपका, क्या नाम है उसका?
तो उसका नाम है आपका शेख हसीना। शेख हसीना की जो है इसे मुजीबुर रहमान की बेटी है, वो याद रखना आपको, मुजीबुर रहमान की क्या है, बेटी है, जो अभी तक वहाँ के प्रधानमंत्री बनी हुई है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार किया था? तो किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। किधर है? तो इधर है नरेंद्र मोदी, वर्तमान में जो भी नरेंद्र मोदी है उसी ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2014 ईस्वी में बीजेपी की सत्ता देश में आई और तब से लेके अब तक जो है इसे अभी तक बीजेपी की सत्ता पूरी कायम है देश में, और नरेंद्र मोदी उस पार्टी का क्या है, प्रधानमंत्री, पूरे देश की प्रधानमंत्री है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चित काल विस्तार का विरोध कब किया गया? तो भारत में जो परमाणु का विरोध कब किया गया? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 1995 ईस्वी में परमाणु अप्रसार की विरोध किया गया। हालांकि अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कहेगा तो 1962 ईस्वी हो जाएगा, जब पूरी दुनिया ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ये क्या है, इस पर हस्ताक्षर करने से आपका परमाणु बम आप नहीं बना कर रख सकते हैं, ये इसमें आपका हस्ताक्षर जब कर दीजिएगा तब। तो इसका विरोध किया था कब? ये तो कब किया था? 1995 ईस्वी में। अब इसके बाद हम बता देते हैं आपको कि 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहली बार परमाणु प्रशिक्षण भारत में किया गया था, पोखरण में। पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में है। और 1974 ईस्वी में जब किया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जो मिशन को लाया गया उसे दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद 1998 ईस्वी में आपका अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जो बीजेपी के थे, तो उस समय भारत में दोबारा आपका परमाणु प्रशिक्षण किया गया। और ये भी परमाणु प्रशिक्षण जो किया गया सो आपका राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। इस पर आपका मूवी भी बनाया गया है, जिसमें आपका हीरो है जो जॉन अब्राहम है। उस फिल्म को आप लोग देखिएगा किस प्रकार से परमाणु प्रशिक्षण 1998 ईस्वी में करते हैं, वो भी पोखरण में। जॉन अब्राहम का पूरा मूवी आप देखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं। तो यूरोपीय संघ के आपका जो सदस्य है यहाँ 27 देगा, कितना देगा? 27। लेकिन वर्तमान में यूरोपीय संघ के जो है सो आपका बढ़ गया ज़्यादा। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में मिलता है। कि कब हुआ था? 1993 ईस्वी में यूरोपियन संघ की स्थापना हुआ था, याद रखना है आपको। यूरोपियन संघ का मुख्यालय पूछेगा तो आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा आपका मुख्यालय। कहाँ? ब्रुसेल्स हो जाएगा मुख्यालय यूरोपियन संघ का। 27 कंट्री इसमें शामिल है। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि शेंजेन जो है, शेंजेन देशों में शामिल है। तो किस देशों में शामिल है? तो यूरोपीय देशों में शामिल है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन आपका ढाका में हुआ था। कहाँ? ढाका में हुआ था दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन। दक्षेस, इसको सार्क भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सार्क भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में, स्थापना इसका कब हुआ था? सार्क का 1985 ईस्वी में। वर्तमान में इसमें 8 कंट्री शामिल है, जिसमें भारत भी है, याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। जबकि आपको पता होगा कि जब भारत में जब संविधान बना था तो उस समय आपका 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से आपका संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको निकाल के हटा दिया गया है। और अब जो है इसे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचा गया है। और इसके बाद कहेगा मौलिक कर्तव्य कितना है? तो आपका 11 है, जिसको मूल सिद्धांत बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद 11 नंबर प्रश्न, नाटो से कितने राज्य संबंधित है? तो नाटो से सदस्य की बात करें तो 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। नाटो से कितने सदस्य राज्य हैं? तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। नाटो की समझते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना किया गया था। जिस समय स्थापना किया जा रहा था उस समय इसमें 12 देश हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसमें आपका 31 कंट्री शामिल हो गया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन होता है। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। देखिए यहाँ पे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म हुआ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन स्टॉर्म जो है इसे किसके लिए चलाया गया था? तो खाड़ी युद्ध से संबंधित है। किससे? खाड़ी युद्ध से। 1990 ईस्वी में खाड़ी युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। कुवैत पर इराक आक्रमण कर दिया था, उसी के विरोध में अमेरिका ने डिजर्ट स्टॉर्म चलाया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न।
13 नंबर प्रश्न जो है ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो किस घटना के बाद आपका सोवियत संघ जो था से अस्तित्व में आया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आएगा, हालांकि इसमें नवंबर क्रांति दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ, क्वेश्चन क्या बोला है भाई? क्वेश्चन है किस घटना के बाद सोवियत संघ का अस्तित्व में, सही है। तो सोवियत संघ जो अस्तित्व में आया 1918 ईस्वी में आएगा। इस पर हम पूरा तरह से बता देते हैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर 1917 ईस्वी में का फ्रांसीसी क्रांति हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन जो था से बोल्शेविक क्रांति का नेता था। हालांकि बोल्शेविक बाद में साम्यवादी बना दिया गया, जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। और उसी समय आपका 1918 ईस्वी में सोवियत संघ का गठन किया गया, जिसमें 15 कंट्री शामिल थे। और 1918 ईस्वी में ही वहां पर मताधिकार दिया गया, कहाँ? रूस में आपका। तो इसका सही आंसर होगा नवंबर की क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद है कौन देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो अमेरिका बन गया था। अमेरिका बन गया था अकेली महाशक्ति, जिसके एक ध्रुवीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ध्रुवीय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। क्लियर। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? देखते हैं इस सर्च में क्या दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका शीत युद्ध के बाद का काल। तो शीत युद्ध जो हुआ था से 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक चला था, यानी 4 दशक शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध एक ऐसा मनोभावनिक युद्ध है जो विचार के द्वारा लड़ा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की बंदूक बम बारूद की उपयोग नहीं किया जाता है। शीत युद्ध का शुरुआत 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपका शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। याद रखना है आपको माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? तो सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग किया गया 1991 ईस्वी में। कब किया गया? 1991 ईस्वी में, यानी विखंडन हो गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सोवियत संघ में कुल कितने देश शामिल है? तो 15 देश शामिल था। कितने देश? 15 देश। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रण किया? तो कौन नियंत्रण किया? तो व्यापारी गण किया, राज्य किया, जनता किया? तो इसमें से सही आंसर होगा आपका राज किया था। कौन? राज। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई? तो शॉक थेरेपी के द्वारा पूंजीवादी किया गया। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड आपका कि शॉक थेरेपी क्या है? तो क्वेश्चन लिखना इस प्रकार से आपका आंसर उसका कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जब देश जो थे से साम्यवादी और समाजवाद को छोड़कर जो पूंजीवाद को अपनाया उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, कहेगा कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं? तो साम्यवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर जो देश पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया उसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। ऐसा सिचुएशन कब आया? तो 1991 ईस्वी में, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद आया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न कि सोवियत व्यवस्था में अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो क्यों खो दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहेगा कि इसमें कि अत्यंत अधिनायकवादी एवं नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इसके बाद देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि आपका कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रोज कहेगा तो रूस बना। कौन बना? रूस। कौन बन गया? तो रूस बन गया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बन गया रूस। हालांकि सोवियत संघ रूस उसको पूरा बोलते थे, जिसको शॉर्ट में USSR के नाम से जाना जाता था। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो भारत और इसके बीच जो है मुख्य मुद्दा वो है आपका जल विवाद, फरक्का विवाद। फरक्का विवाद जो है इससे आपका मुख्य विवाद है, आपका भारत और बांग्लादेश के विवाद है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न 22 नंबर कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 ईस्वी में विवाद का मुद्दा क्या था? तो क्या था? कश्मीर। क्या हो जाएगा? तो कश्मीर हो जाएगा। इसका विवादित मुद्दा क्या था? कश्मीर। क्योंकि 1947 ईस्वी में आपका भारत से ही अलग होकर एक नया राज्य पाकिस्तान बना था, देश बना था। और 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो कश्मीर इसका सबसे बड़ा मुद्दा था दोनों देशों के बीच। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1987 ईस्वी में। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। USA अमेरिका में पड़ता है। क्या? यूनिसेफ न्यूयॉर्क है। इसके बाद देखते हैं 25 नंबर
प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में, 1944 में होगा। कब होगा? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विश्व बैंक को शॉर्ट में डब्ल्यू भी बोलते हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इसी समय आपका IMF किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है, अमेरिकी पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? अपने व्यापार द्वारा, अपनी तकनीक के द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा, एक दूसरे देश को सैन्य आर्थिक द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरे देश को सैन्य आर्थिक सहयोग के द्वारा करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों क्या है? तो वैश्वीकरण के 4 जो है इसे आपका IMF हो जाएगा, जिसके बारे में हम बताएं तो वैश्वीकरण के IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 28 नंबर प्रश्न कहता है, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो हाँ है, लेकिन संस्थापक सदस्य है। क्या है? संस्थापक सदस्य। तो कैसा सदस्य है? तो संस्थापक सदस्य है भारत IMF का। 29 नंबर प्रश्न, IMF में कितने सदस्य हैं? तो IMF में अभी कितना सदस्य हो जाएगा? तो 190 सदस्य हो जाएगा IMF में। IMF में कितना सदस्य है? तो 190 देश है इसमें शामिल। क्लियर। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है आपका कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, अभी बताए हम कि ब्रुसेल्स इसका है। 1993 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें टोटल 27 कंट्री शामिल है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर कहता है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो भारत में पहले नगर निगम का जो हुआ था वो 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। मद्रास को अभी वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानते हैं। क्या नाम के जानते हैं? चेन्नई बोलते हैं मद्रास को। चेन्नई किसकी राजधानी है बाबू? तो तमिलनाडु की राजधानी है। 32 नंबर प्रश्न, बिहार में कितने नगर निगम है? तो बिहार में वर्तमान में 12 नगर निगम है। सबसे बड़ा नगर निगम कौन है? तो आपका पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। 33 नंबर प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था विचार कहाँ से अग्रहण किया गया? तो बॉम्बे प्लान इसका, या तो गांधी दर्शन दिया इसमें, लेकिन बॉम्बे प्लान इसका होना चाहिए आंसर। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका 33 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसे, इनमें से बताना है आपको। तो सी राजगोपालाचारी होंगे। कौन होगा? सी राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। हालांकि भारत रत्न की शुरुआत भारत में 1954 ईस्वी में हुआ, लेकिन क्या क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। 1954 ईस्वी में इसका सही आंसर है। 1954 ईस्वी में दिया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ये देखने में हमको मिस्टेक हो गया, इसलिए यहाँ पर आंसर इसका गलत दिया हुआ है। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। एस राधाकृष्णन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1954 ईस्वी में इसे पहली बार दिया गया था, और भारत का सर्वोच्च सम्मान इसे कहा जाता है भारत रत्न को। 1954 ईस्वी में पहली बार शुरुआत भी किया गया था भारत रत्न का, और भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति थे जो एस राधाकृष्णन है, जो भारत के 2 बार प्रथम राष्ट्रपति, दूसरा बार भी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दोबारा भी उपराष्ट्रपति बने, और एक बार राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। यह था आपका सही आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक हो जाएगा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन हो जाएंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है, माय डियर स्टूडेंट, कहता है इसमें कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था। आपको याद रखना, कोई हर हाल में रट लीजिए इसको। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न कहता है 1956 ईस्वी में राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा था, क्योंकि भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है उसका राज्य गठन किया गया था 1956 ईस्वी में। ए हो गया इसका सही आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 38 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किसने विदेशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता होगा कि 565 रियासत टोटल था, इसमें से आपका 552 जो रियासत था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है, जो आपका नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर बनाया गया है, जो गुजरात में है। आपका 3,000 करोड़ रुपया की लागत से बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं 39वां प्रश्न, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? तो पंजाब का पुनर्गठन 1966 ईस्वी में हुआ। पंजाब राज्य का गठन कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में। पंजाब कब हुआ गठन? तो 1966 ईस्वी में हुआ। इसी समय हरियाणा भी हुआ था, आपको याद रखना है। पंजाब और हरियाणा एक साथ हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 ईस्वी में एक साथ हुआ। और इसके बाद 3 राज्य हुआ था 2000 ईस्वी में। झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना। इसके बाद एक अगला प्रश्न, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो नागा नेशनल काउंसिल का जो नेता थे वो आपका कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागा हो जाएगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा आगामी जापू फिजो। आगामी जापू फिजो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर हो गया। 41 नंबर, मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना जो था 1948 ईस्वी में लाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये जो था यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जागृत करना चाहता था। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जागृत करना चाहता था। इसका देखते हैं, जूम करके देख लेते हैं, इसको बता देते हैं इसको बारे में। मार्शल योजना जो था मार्शल योजना मार्शल के द्वारा लाया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ तो यूरोप महादेश के बहुत सारे जो देश थे उसमें का आपका जो आर्थिक स्थिति से खराब हो गया था, उस स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका ने मार्शल योजना लाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 42वां प्रश्न, आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो आईसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। आईसीसी की स्थापना कब हुआ? 1948 ईस्वी में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई है। कहाँ? दुबई हो जाएगा ऑप्शन इसका ये दुबई इसका आंसर हो जाएगा। ये बी आंसर हो जाएगा, दुबई इसका ये हो जाएगा मुख्यालय। इसके बाद देखते हैं आपका राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब किया? तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा जो किए थे ये 1988 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1988 ईस्वी में राजीव गांधी चीन की यात्रा किए थे। क्योंकि पता है आपको कि 1984 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, उसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। दक्षेस की स्थापना कब हुआ? देखिए शुरू में हम बताए थे कि दक्षेस को सार्क भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। इसमें 8 देश शामिल है। इसका मुख्यालय काठमांडू है। कहाँ? काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर, सार्क का 8वां देश कौन बना? तो अफगानिस्तान बना था। सार्क का 8वां देश कौन बना? अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। 46 नंबर प्रश्न, ARF का पूरा नाम क्या है? तो ARF का होगा आसियान रीजनल, क्या हो जाएगा? आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम ARF का फुल फॉर्म हो गया आसियान रीजनल फोरम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला नंबर 47 नंबर प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? अभी बताएं, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। स्थापना 1985 ईस्वी में। काठमांडू किसकी राजधानी? तो नेपाल के। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, खुले द्वार की नीति चीन ने कब, खुले द्वार की नीति जो चीन था वह कब स्वीकार किया था? 1978 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1978 ईस्वी में। इसी को बोलते हैं ओपन डोर लिख देगा, ओपन डोर लिख देगा तो कहिएगा ये क्या है रे बाबू। तो ओपन डोर को ही खुला द्वार की नीति बोलते हैं, जो चीन अपनाया था 1978 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला 49 नंबर प्रश्न, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। सॉरी 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर के आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, स्कॉट होम सम्मेलन किससे संबंधित है? ये पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा आपका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा से आपका 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। याद रखना है, राज्यसभा से 12 व्यक्ति को चुनते हैं राष्ट्रपति और लोकसभा से 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू की एक बेटा एक बेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बेटा हो गया और बेटी विजय लक्ष्मी पंडित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी किया और इंदिरा गांधी के 2 बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम दिया राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी ने इटली शादी किया, जिसका नाम, पत्नी का नाम है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की एक बेटा और एक बेटी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और संजय गांधी के पत्नी के नाम हो गया आपका मेनका गांधी और उसका एक बेटा है, उसका बेटा का नाम नहीं जानते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेनका गांधी के बेटा का नाम क्या है। कांग्रेस का अभी जो राहुल गांधी है वह गांधी नहीं है, वह कौन सा खानदान से आए हैं?
तो वो है नेहरू परिवार के। कौन परिवार के? नेहरू परिवार के। गांधी का टाइटल जोड़ लिया था ही। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है बाबू? तो राज्यसभा का सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति किधर दिया गया है? तो ऑप्शन सी दिया गया है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल सही आंसर, याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होगा। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, याद रखना है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ये जो है आपका देख रहे हैं यहाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इसका करेगा आपका राज्यपाल। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का करेगा राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री जो है इसे आपका मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी? बहुदलीय व्यवस्था, याद रखना आपको, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ऑप्शन क्या दिया हुआ है बबुआ? ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। कैसी व्यवस्था? तो बहुदलीय व्यवस्था है। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है इसे आपका किसके द्वारा चुना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति भी वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति कौन बने थे, इसके बारे में बताइएगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 57 क्लियर हो गया बाबू। 58 देखते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है भैया बाबू मैया तो लाइक वीडियो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आप जब एक लाइक करते हैं, एगो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेट मिलता है हमें, तब वीडियो धर के दनादन बनाते हैं हम। इसके बाद देखिए 58 नंबर प्रश्न, मंत्रिपरिषद समूह रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो होता है इसे उत्तरदायी होता है। ये सुनिए, ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं 2024 में, तो अभी आपका वर्तमान में जो होगा से लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो आपका कौन हो जाएगा? तो आपका ये है आपका, सॉरी, ये है आपका जो कोटा से जीते हुए, इसका नाम हम भूल गए हैं, ओ चलिए याद आएगा तो बताते हैं। इसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो जेबी मलवंकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेबी मलवंकर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं जेबी मलवंकर, पहला अध्यक्ष बना था। अभी तक याद नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान के कोटा से जीतकर वो आते हैं, इनका नाम एकदम दिमाग से मेरा निकल गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर प्रश्न, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित होती है? तो भारत की समस्त कार्यकारी समितियां राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई? तो बीजेपी की स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में। किसकी? बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ। दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी बना हुआ है बीजेपी बाबू। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसका फुल फॉर्म होता है पूरा। 1980 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। वर्तमान में जो आपका बीजेपी के अध्यक्ष है वह जेपी नड्डा है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न कहता है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 ईस्वी में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब बना सदस्य? 1945 ईस्वी में। तो भारत जो है इसे अस्थायी सदस्य, क्या है? अस्थायी सदस्य, याद रखना है आपको। अस्थायी सदस्य में 5 देश हैं, अस्थायी सदस्य में 10 देश हैं। टोटल कितना है यूएनओ में? तो आपका 15 देश है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 61 हो गया। 62 नंबर देखते हैं, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2003 में अमेरिका ने किया था इराक पर आक्रमण। किस पर? इराक पर आपका आक्रमण किया था। इराक पर आक्रमण किया था आपका, इराक पर। कब? 2003 में। कौन? अमेरिका ने किया था आक्रमण। हालांकि यूएनओ ने दिया था अधिकार उसको आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये इराक जो था से कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका ने उस पर आक्रमण किया था 2003 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय आपका द हेग हो जाएगा। ये जो है आपका नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो द हेग। ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न कहता है, ब्रिगेड किस देश के संबंधित है? तो किस देश के हो जाएगा? तो इंग्लैंड के हो जाएगा। ब्रिगेड कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर, इंग्लैंड के रहने वाले थे। कौन? ब्रिगेड जो था से। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश आपका भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश इसमें से कौन हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कहेगा तो कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो पंचशील समझौता दो देशों के बीच, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो पंचशील समझौता जो था ये आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में जब 1954 ईस्वी में जब हुआ था दोनों विदेशों के बीच समझौता, तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के राष्ट्रपति जो थे सबका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो चाउ इन लाई था। चाउ इन लाई थे कहाँ के? चीन के। याद है? ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। ये हो गया आपका क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली जो है इसे आपका आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। याद रखना है आपको, बस इतना ही। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न कहता है भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किया? तो भारत और चीन जो था से अपने कूटनीतिक कब स्थापित किया? तो इसका सही आंसर 1950 ईस्वी। कब हो गया? 1950 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न, गलवान घाटी कहाँ स्थित है बाबू? तो गलवान घाटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गलवान घाटी जो है आपका लद्दाख में पड़ता है। कहाँ? गलवान घाटी। और ये गलवान घाटी के चलते भारत और चीन के बीच हमेशा लड़ाई होते रहता है। गलवान घाटी फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, ये आपका पहाड़ी इलाका जो है जिसमें आपको मिलता है देखने के लिए। गलवान घाटी कहाँ? तो लद्दाख में। आपका ये जो आपका भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये लद्दाख का मुख्य जो है राजधानी आपका लेह है। कहाँ है? लेह। याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कब स्वीकार किया गया? तो नेपाल में जो है इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग जो है इसे 1990 ईस्वी में स्वीकार किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, शीत युद्ध के संबंध में किन निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत रहे, मतलब युद्ध की ओर बढ़ते रहें। इसके बाद देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न जो है इसे आपका कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का सदस्य ये नहीं हो जाएगा। बाकी नाटो का सदस्य संस्थापक भी है, ये भी है, ये भी है। सोवियत संघ नहीं होगा। सोवियत संघ ने आपका वारसा संधि लाया था। क्या लाया था? वारसा संधि की स्थापना किया था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। 72-73 बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार कब खड़ा किया गया? तो 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार जो कहेगा तो 1961 ईस्वी में इसको खड़ा किया गया था। 1961 ईस्वी में। बर्लिन आपका जर्मनी की राजधानी है। इसकी कुल लंबाई था आपका कितना किलोमीटर? तो 150 किलोमीटर था। कितना? 150 किलोमीटर। और 28 वर्षों तक क्या रहा? ये टिका रहा। 28 वर्षों तक टिका रहा। 1989 ईस्वी में इसे गिरा दिया गया। 1989 ईस्वी में क्या किया गया? बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। 1990 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। 74 नंबर प्रश्न, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपियन संघ रखा तो कब रखा? तो 1993 ईस्वी में। देखिए ऑप्शन डी इसको पहले ही बता दिए थे। इसकी मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुख्यालय, और ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1993। 75 नंबर, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया किस देश का होगा? तो इंडोनेशिया जो था से पुर्तगाल का उपनिवेश था। किसका? इंडोनेशिया पुर्तगाल का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है इसे जरा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो म्यांमार को। बर्मा जो है इसे किसका पुराना नाम है? तो म्यांमार का पुराना नाम है। भारत का पूर्वी देश पड़ोसी है आपका म्यांमार। याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न कहता है अफ्रीकी शब्द और अपार्थिट का मतलब क्या है? तो क्या होगा? तो अलग रहना। क्या हो जाएगा? तो अलग रहना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अलग रहना ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला 78 नंबर प्रश्न, इजराइल का स्वतंत्र के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो 1948 ईस्वी में। इजराइल स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो 1948 ईस्वी में। इसके बाद देखिए 1948 ईस्वी में आपका क्या होगा? तो श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। कि कौन हुआ था? श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था 1948 में। और मई 1948 ईस्वी में इजराइल भी सामने आया था, अस्तित्व में आया था। 79 नंबर प्रश्न, सेंटो की स्थापना कब हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटो की स्थापना 1955 में और सेटो की स्थापना 1954 में। सेंटो 1955 और सेटो 1954। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला था। आपको पता है कि 1939 ईस्वी से
1939 से 1945 तक चला। 39 और 6 कितना होता है 45, तो 6 साल तक चला था। इसके बाद एक अगला प्रश्न 81 नंबर कहता है किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1992 ईस्वी में हुआ था रियो डी जेनेरो, जिसको नाम लेते हैं रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो जो आपका कहाँ पड़ता है? ये तो ब्राजील में पड़ता है, रियो डी जेनेरो। ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1992। इसके बाद एक अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो योजना आयोग की स्थापना किया गया था 1950 ईस्वी में। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसका नाम बदल के 2015 ईस्वी में नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया? 2015 ईस्वी में योजना आयोग के नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग। तो 81 हो गया। 83 नंबर पर पंचवर्षीय योजना यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब? तो 1951 से 1956 तक चला था। 1951 से 1956 तक चला था। प्रथम आम चुनाव कहेगा तो 1952 याद रखना है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 ईस्वी में। और पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में। कब तक चला? 1956 ईस्वी तक। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की किस विचारधारा पर आधारित है? तो गांधी दर्शन पर, समाजवादी पर, पूंजीवाद पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गांधी दर्शन पर। किस पर? गांधी दर्शन पर आपका क्या है? इससे पंचायती राज व्यवस्था स्थापित है आपका। हालांकि समाजवाद भी होना चाहिए। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न देखिए कहता है भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया? तो किसने आपका पूरा नहीं किया था? तो आपका बीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा जो था, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद देखिए 86 नंबर प्रश्न संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? तो संयुक्त मोर्चा की सरकार जो बना था ये बना था आपका 1996 ईस्वी में। सॉरी 1996 ईस्वी किधर है? तो डी में देखिए 1996 इसकी बिल्कुल सही आंसर। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? 1996 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है। कितना? 2 वर्ष। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत भी इसका सदस्य है। 88 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? 14 दिन तक। वित्त विधेयक कितने दिन तक? तो 14 दिन तक रोक कर रख सकता है वित्त विधेयक को। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न पंचायती राज समझौता कब हुआ? तो पंचायती राज समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था पंचायती राज समझौता? 1954 ईस्वी में पंचायती राज समझौता हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति के शासन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन G77 का सदस्य है? तो कौन हो जाएगा? तो विकासशील देश जो हो जाएगा G77 का सदस्य है। जी मतलब ग्रुप 77 इसका कोड दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 92 नंबर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो महासभा हो जाएगा इसका सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग ए हो जाएगा इसका महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग, याद रखना है आपको। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न 93 नंबर प्रश्न जो है कहता है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी बताएं हम शुरू में कि मौलिक अधिकार आपका 6 है, और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि मौलिक अधिकार जो है वह किस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं 93 हो गया। 94 सिक्किम राज्य का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 ईस्वी में सिक्किम जो है से भारत का हिस्सा बना था। 1975 ईस्वी में सिक्किम पहले केंद्र शासित प्रदेश था भारत का। इसके बाद अगला प्रश्न 95 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में। कब हुआ? 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ। और 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष पूरा दुनिया में क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 96 नंबर प्रश्न भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कौन बने थे? तो भारत के प्रथम बने थे आपका वी नरहरि राव। कौन बने थे? वीर नरहरि राव बने थे भारत का प्रथम महालेखक परीक्षक, जिसको कैग भी बोलते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखक नियंत्रण परीक्षक। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न है 1975 ईस्वी के राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और फजल जो था से आपका राष्ट्रपति था। कौन? फजल जो थे से आपका राष्ट्रपति थे। आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए 98 नंबर प्रश्न पूर्व की ओर देखो
पूर्व की ओर देखो की नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया था? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 99वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो 21 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21। क्या हो जाएगा? 21। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का जो जीवन का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 देता है। इसके बाद हो गया अगला प्रश्न। देखते हैं आपका 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बेहद VVI और सही आंसर बताने का हम कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप में फैलाइए, उनको भी मदद करिए। जो आपका पीछे पड़ा हुआ छूट जा रहा है उस दोस्त को भी आप मदद कर सकते हैं। चलिए आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।